Okay, so first of all, we have to see what personality is. पर्सनैलिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में समझते हैं. आई विल यूज इंग्लिश because some of the students they have opted for Hindi medium while some others have opted for English medium. So we'll take via media, include both the aspects. Will it be comfortable to you? Okay. Yes. You can give your response by raising your hand also. Okay. Yes. Okay. So the personality has various perspectives. And now, today we will be first of all taking the, yeah, I'm sharing the screen with you. We will be using first of all the psychological perspective. According to psychological personality, हर व्यक्ति की यूनिक होती है, रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न होता है हमारे थॉट्स का, बिहेवियर और इमोशंस का, और ये एक इंडिविजुअल को एक यूनिक प्रदान करते हैं और उससे बाकी इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करते हैं. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एंड्यूरिंग ट्रेट्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशंस. जैसे इन जनरल भी हम कहते हैं कि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होती है. तो पर्सनैलिटी अलग होने का मीनिंग क्या है कि हर व्यक्ति का एक ही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन पे एक व्यक्ति बहुत कूल है, दूसरा व्यक्ति एकदम वायलेंट है. व्हाई इट हैपेंस सो? बिकॉज हर व्यक्ति का थिंकिंग पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, रिएक्शन टू द सिचुएशन, उसका एंड्योरेंस लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है. और इसके कारण हर व्यक्ति का बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी वेरी करती है. पर्सनैलिटी को बहुत सारे एस्पेक्ट से परिभाषित किया गया है. उसमें एक है ट्रेट बेस्ड पर्सपेक्टिव. तो जो हमारे बिहेवियर की डिफरेंट पैटर्न्स हैं उनको हम ट्रेट्स भी कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, पर्सनैलिटी कंसिस्ट्स ऑफ a set of distinctive and enduring traits which shape an individual's behavior, like cognition and emotional responses. It is a stable set of tendencies that shape thoughts, emotions, and behaviors. Traits endure over time across different situations. देखिए, हमारी पर्सनालिटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं. जैसे कुछ बच्चे आप देखते हैं बचपन से ही बहुत एग्रेसिव होते हैं और कुछ बचपन से ही बहुत काम होते हैं. तो हमारी पर्सनैलिटी के जो भी ट्रेट्स हैं जो हमारे बिहेवियर को फ्रेम करते हैं, जैसे कि हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या होगा, सिचुएशन के प्रति रिएक्शन क्या होगा, दे आर ऑलमोस्ट स्टेबल. और हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में उसी तरह से बिहेव करते हैं. Voice is breaking. Okay, I'll try to improve it. So these traits they vary across different situations और ये traits कहलाते हैं. और after that we will be taking humanistic perspective. ये humanistic perspective क्या है? आप सबने अब्राहम मॉस्लो का नाम सुना होगा. अब्राहम मॉस्लो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं. कुछ इम्प्रूवमेंट है वॉइस में? इज इट क्लियर नाउ? Is it clear? No, ma'am. Still there is a disturbance. Little interrupting actually. There's no interruption. Okay. Okay, try. Abraham Maslow. Maslow has given, he's famous for his 7 needs. If we call it a hierarchy of needs. Have you heard about Maslow? हाँ जी, मोटिवेशन में पढ़ा है हमने इनको.
मोटिवेशन में। देखिए, अब्राहम मॉस्लो का एक बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन है, उसने 7 नीड्स दिया है। देखिए, 99.9% लोग जीवन की फर्स्ट या सेकंड स्लैब पे ही खड़े होते हैं कि वो बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। सबसे पहली जो नीड है वो है फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स, लाइक फूड, shelter, sleep, and then education, health, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, वो सबसे पहली नीड्स होती हैं। और हम देखते हैं कि बहुत लोग अपनी लाइफ के बहुत लंबे समय तक भी उन नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। उसके बाद सेकंड लेवल पे आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, कि बस हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल होती है तो व्यक्ति चाहता है वो सेफ फील करे, प्रोटेक्टेड फील करे, वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हो, सिक्योरिटी हो, ऑर्डर हो, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो। उसके बाद उसकी थर्ड नीड आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस की, अर्थात उसकी एक फैमिली हो, कुछ लोग हो जो उसे प्यार करते हो, उसके रिलेशनशिप्स इन द फैमिली और उसके वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी नीड आती है एस्टीम की। अब सेल्फ एस्टीम की नीड से हमारा अर्थ है कि अब वो चाहता है कि उसका कोई स्टेटस हो, कुछ लोग उसे जानते हो, लाइफ में उसकी अचीवमेंट्स हो, उसका रेपुटेशन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, वो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओन करे। तो लोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब्स का मेंबरशिप लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस नीड ऑफ सेल्फ एस्टीम। और फिफ्थ लेवल पे आती है कॉग्निटिव नीड्स। कॉग्निटिव नीड्स जो होती है वो उसका नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। अब उसे नॉलेज चाहिए, बहुत सारी हम बुक्स पढ़ते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, तो व्यक्ति एक अपने आप को सेल्फ अवेयर भी करता है, अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाता है, एंड ही ट्राई टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ। और उसके बाद 6 लेवल पे आती है एस्थेटिक नीड्स। देखिए, अभी तक वी नीड ए शेल्टर, नाउ वी नीड ए एस्थेटिक बंगलो। पहले हमें चलने के लिए एक साइकिल या कोई भी व्हीकल चलता था, नाउ वी नीड ए कार, अच्छी कार, क्वालिटी कार, 20 लाख 30 लाख अकॉर्डिंग टू द स्टेटस। तो अब उसकी एस्थेटिक नीड्स बढ़ जाती है। और जब ये 6 नीड्स पूरी हो जाती हैं तब आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, द नीड टू नो हु एम आई, व्हाई आई हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड। यहाँ आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ या लाइफ के मीनिंग की तरफ बढ़ता है। एम आई क्लियर? अभी ऑडिबल है? हाँ जी। हाँ, Yes, yes, it ma'am. is clear, but हाँ, अभी your अच्छा video है. is not coming, madam. Video is not coming. Video is not coming. Okay, that's because I'm sharing the slide now, that will alternate. Okay, so Slide these is Okay, also not okay, visible. voice is clear. We are Slides not are Voice is able to clear. see the slides also. Not your video, neither your video nor slides. you are not getting the slides. No, No, no. ma'am. No, ma'am. Okay. So after these needs are fulfilled, okay, I will share the slides with the wing and they will share it with you. So Abraham Maslow has given us a humanistic perspective, and according to him, he has given this hierarchy of needs. And according to him, personality is a unique potential of individuals for growth, self actualization, and personal fulfillment. He emphasizes the importance of self awareness, self acceptance, and the realization of one's innate goodness. It is the expression of one's innate striving for and realization of one's potential. So Maslow has given too much emphasis on the need for self
actualization. And after crossing all these needs, the individual reach at the level where he need something more than he is getting from the material world. Then he turns towards spirituality and other things. And then we have a psychodynamic perspective given by Sigmund Freud, a famous psychologist. फ्राइड को आप सबने सुना होगा. फ्राइड बेसिकली एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने अपनी लाइफ की सभी थ्योरीज को वॉइस इज ब्रेक. ओके, तो फ्राइड हैज गिवन अ पर्सपेक्टिव. माय गॉड. हेलो. Okay. According to Freud, now it is better? Yes, better, Yes. ma'am. So Freud has given us a perspective. According to him, personality is influenced by unconscious processes, inner conflicts, and early life experiences. According to him, it is composed of three elements: id, ego, and superego, that we'll be taking in later on. And it evolves through different stages of psychosexual development. Freud has related everything to childhood experiences, the things that a person has faced in his early life, and especially about the sex part of the life. So he placed all his theories on these things. Then we have so many other theories like social cognitive perspective. This social cognitive perspective basically based on environmental factors and social learning. There are so many environmental factors that design our personality. The type of environment we live in. For example, अगर कोई slums में रहता है तो जिस तरह की इनसिक्योरिटी वो फेस करता है, जिस तरह के एक वायलेंट और थेफ्ट बेस्ड एनवायरनमेंट में वो रहता है, उससे उसकी पर्सनालिटी अफेक्ट होती है और उसकी पर्सनालिटी में उसी तरह के या उससे बचने के लिए उस ऑपोजिट ट्रेट्स आएंगे. और जो सोशल लर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन व्यक्ति को मिलती है, उस सोशल लर्निंग उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती है. आफ्टर दैट एक बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है. बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमारी जो पर्सनालिटी है वो कंडीशनिंग और रीएनफोर्समेंट पे बेस होती है. अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई वी रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस. जैसे हम बच्चों को जो भी हैबिट सिखाते हैं, अगर वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है तो वेरी गुड, शाबाश, हम उसे प्रमोट करते हैं, उसके अच्छे बिहेवियर को रीएनफोर्स करते हैं. और अगर बच्चा हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता तो हम कहते हैं नो नो नो, डर्टी बॉय, आपको ऐसा नहीं करना, आपको टॉफी नहीं मिलेगा. तो बाय कंडीशनिंग तो हम उसे कंडीशन करते हैं उसके व्यवहार को कि व्हाट आर सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर. अगर वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा और अदरवाइज उसे पनिशमेंट मिलेगा. तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे बेस करके हम उसकी कंडीशनिंग करते हैं और अकॉर्डिंगली उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. उसके बाद है बायोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव. जो बायोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे एंसेस्टर्स से मिलते हैं. इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ ब्रेन होते हैं. जैसे कई बच्चे बचपन से ही, बहुत छोटी सी एज का बच्चा है, 3-4 साल का, सड़क पे चल रहा है, वहां पे कोई बट पड़ा हुआ है बीड़ी का, सिगरेट का, उसको उठा लेता है, स्मोक करने लगता है. हर बच्चा ऐसा नहीं करता. तो ये उसके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स है उसके ब्रेन में. और इसके अलावा एवोल्यूशनरी प्रेशर्स के कारण भी कई लोगों का बिहेवियर एक नॉर्मल व्यक्ति से डिफरेंट होता है. तो हमारी पर्सनैलिटी, हमारे बायोलॉजिकल मेकअप, एवोल्यूशनरी प्रेशर्स
और जेनेटिक फैक्टर से भी इफेक्ट होती है। फिर सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। देखिए जो पर्सनालिटी है, जी मैम, प्लीज विल यू प्लीज रिपीट व्हाट यू आर सेइंग? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes. Please carry on, ma'am. ओके, देखिए सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, पर्सनल कल्चर एंड पर्सनालिटी दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. It is not a one-to-one relation, 1+1 relation. Rather, environment multiplied by culture is equal to personality. So certain aspects, there are so many but I choose certain aspects of my inbuilt, or accordingly my personality will develop. Like you see, there are twins. There are two brothers in the same family. The parents are very violent. So one of the kid, he will follow what the parents are doing. He will speak very aggressively, बहुत rude होगा, जोर से बोलेगा, हाइपर होगा, जबकि दूसरा बच्चा बिल्कुल साइलेंट होगा, इंट्रोवर्ट होगा. तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही फैमिली के या दो ट्विंस भी हो, जो फ्रेटर्नल नहीं मैटरनल ट्विंस भी हो, तो वो आइडेंटिकल ट्विंस भी सेम चीजें एनवायरमेंट से नहीं लेते. Some will accept one type of thing, the other will accept the other type of thing. So personality comes from culture plus your inbuilt, innate habits. When these two interact with each other, then a particular type of personality is formed. Then personality is a dynamic system because it keeps on changing as per the circumstances of life come. Like we are not the same always. One person is very decent, very humble, but there are certain situations in his life that make him very aggressive. So throughout life, we keep on adjusting with the environments of life, and accordingly, our personality goes on changing to some extent. Our basic traits, though, they are enduring, they remain the same for a long period of time, but there are certain modifications in our behavior that we keep on doing throughout our lives. Then, personality is a functional perspective. By functional perspective, we mean that what function personality serves in an individual's life. आपकी लाइफ में पर्सनालिटी का क्या रोल है? हम सभी जानते हैं कि दिस इज अवर पर्सनालिटी दैट मेक्स अस सक्सेसफुल और अदरवाइज. If we are adaptive, we are good listeners, we are humble, we are cooperative, we had a positive attitude, certainly we are going to have success even in adverse circumstances. And if a person is going to react the other way, so he will be certainly having so many problems in his life, throughout his life. He will always be complaining, ये दुनिया बड़ी खराब है, लोग बड़े खराब हैं, कुछ भी यहाँ अच्छा नहीं होता है. और एक पॉजिटिव व्यक्ति होगा तो वो हर गलत चीज में भी अपने लिए एक रास्ता बना ले. सो इट ऑल डिपेंड्स. पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं, जो हमने एक्वायर भी किए हैं और कुछ जेनेटिक भी हैं, दोनों के इंटरमिक्सचर से हम क्या गेन करते हैं, जिससे हम सर्टेन सिचुएशंस में सक्सेसफुल हो जाते हैं. एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी. Positive psychology means positive aspects of human experiences और well-being पे हमें फोकस करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए. कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि लाइफ में जो नेगेटिव होता है फॉरगेट इट, और जो पॉजिटिव होता है आप उससे याद रखें. यू विल बी मोर हैप्पी, और आप में रेजिलियंस होगा, आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, और आप में वर्च्यूज आएंगे. और एक्चुअली आप देखते हैं दुनिया में तो इससे क्वाइट ऑपोजिट है. हम लोग
किसी के पास भी बैठे बात करें तो वो लाइफ की बड़ी नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में आपसे बात करेगा। उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी घटित होगा, लेकिन वो उसे याद नहीं है। वो जब घूमने गए थे कैसे एंजॉय किया था, नहीं। एक घटना हो गई कि उनकी थेफ्ट हो गई, वो उन्हें हमेशा याद रहेगा। तो द पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकसेस कि अगर आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को इंक्रीज करना है तो यू जस्ट फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और आप पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, अपने अंदर वैल्यूज को बढ़ाएं, तो आप लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, आपकी पर्सनालिटी ज्यादा पॉजिटिव होगी। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेट अप्रोच टू पर्सनालिटी। देखिए, एक अप्रोच है वो ट्रेट बेस्ड अप्रोच है। ट्रेट्स को आप पैटर्न्स भी कह सकते हो। देखिए, ट्रेट्स जो है वो फोकस करते हैं, दे फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को जो ट्रेट्स आइडेंटिफाई करते हैं और मेजर करते हैं, उनको पर हम फोकस करते हैं। कुछ ये जो ट्रेट्स होते हैं ये लगभग स्टेबल होते हैं, आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट परमानेंट होते हैं, और ये ट्रेट्स आपके बिहेवियर को, थॉट्स को, इमोशंस को, आपके रिएक्शंस को डिसाइड करते हैं। और इसके बेस पे हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से डिफरेंशिएट भी करते हैं, और हम किसी व्यक्ति के बिहेवियर को इससे प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये व्यक्ति किस तरह का बिहेवियर करे। देखिए, ये जो ट्रेट्स होते हैं, इन ट्रेट्स को आप मेजर कर सकते हो। जैसे हमारी पर्सनालिटी में रेजिलियंस का लेवल क्या है, टॉलरेंस का लेवल क्या है, एग्रेशन किस लेवल तक है, बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स हाइपर कितने हैं, और उनमें किस समय तक उनमें लाइक और जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, वर्च्यूज हैं, टॉलरेंस है, वो कहाँ तक है। तो हम इन ट्रेट्स को क्वेश्चनियर्स और इन्वेंटरीज से मेजर कर सकते हैं। जैसे आप में कोऑपरेटिवनेस कितनी है, आपका दूसरों के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड कितना है, कंपैशन किस लेवल तक है। तो आजकल हमारे पास बहुत सारी इन्वेंटरीज हैं जिससे हम कंपैशन को और इन ट्रेट्स को मेजर कर सकते हैं। और ये जो ट्रेट्स होते हैं ये ऑलमोस्ट स्टेबल होते हैं इंडिविजुअल में, और स्टेबल होते हैं और जल्दी से उनके बिहेवियर में उसमें परिवर्तन नहीं आता है। और ट्रेड्स के बेस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस तरह का बिहेवियर करे। और डिफरेंट ट्रेड्स जो है वो जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी निकल के आती है। तो डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स, लाइक एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है। तो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन इज अ ट्रेट, और जब ये एनवायरमेंटल फैक्टर से इंटरेक्शन इसका होगा तब आपका रिएक्शन कैसा होगा वो उसको डिसाइड करेगा। और ये जो ट्रेट अप्रोच है इसका यूज कहाँ होता है, इंडस्ट्री में, लाइक आपको हायर करना है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। आई हैव बीन अ टीचर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। So there was a very intelligent student throughout 75%, और आज से 20-25 साल पहले इतना हाई परसेंटेज होता नहीं था। But despite that, she went for an interview 3 times, but she was not selected. By chance, I had a little bit contact with those people who were interviewing her, and I found that though she is very intelligent, she has scored very well, but she is not very honest. In the personality trait, it comes up that she is not very honest, and that was a post in the military. And the military people, they check what type of personality traits you have, does it suit them or not. So similarly, various industries, they use the trait approach to select the candidates और उनका अपॉइंटमेंट के लिए,
और कई बार उनके ट्रीटमेंट के लिए भी, अगर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हमें अगर इन ट्रेट्स का मालूम होता है तो हम उन्हें बेटर कर सकते हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे कहते हैं ट्रेट डायमेंशंस। अब ये ट्रेट डायमेंशंस क्या है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसे आप अंडरलाइन कीजिए, ये आपको शॉर्ट नोट में जरूर आ जाना चाहिए। 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स के एक 5 फैक्टर्स का मॉडल है जो आपकी इस बुक में बार बार यूज होगा, तो आप प्लीज इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। सो ये 5 फैक्टर्स में से पहला फैक्टर है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। देखिए, पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक व्यक्ति ओपन है या क्लोज है। ओपननेस का मतलब ये होता है कि वी आर ओपन टू ऑल द एक्सपीरियंसेस। हमें किसी ने कोई नया आइडिया दिया और हमने कहा ठीक है, हम इसे ट्राई करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी नई चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। तो openness reflects a person's willingness to explore new ideas, new experiences and concepts. Open individuals tend to be imaginative. जो लोग लाइफ में इमेजिनेटिव होते हैं, जो लोग ग्रो करना चाहते हैं, क्रिएटिव होना चाहते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, वो ओपन माइंडेड होते हैं। और ओपननेस में जिनका हाई स्कोर आता है, अब ओपननेस की स्केल होती है, मीन्स एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसपे हम मेजर करते हैं कि कोई व्यक्ति ओपन है या नहीं है। और उस ओपननेस में हमने ये देखा कि जो लोग हाई स्कोरर्स थे वो ज्यादा क्रिएटिव थे, वो नए आइडियाज को अप्रिशिएट करते थे और उनको अपने प्लेस पे इम्प्लीमेंट करते थे, आइदर एट द वर्क प्लेस और इन द फैमिली, जहां भी वो थे। और जिनका कम स्कोर था ओपननेस की स्केल पे, वो पुरानी चीजों को, रूटीन ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करते थे और वो परिवर्तन का विरोध करते थे। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में अगर कुछ भी परमानेंट है तो वो है चेंज। नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। और वो लोग जो चेंज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वो लोग लाइफ में हमेशा सक्सेस होते हैं। जैसे हमें मालूम है ये युग परिवर्तन हो रहा है। आज से 30 इयर्स पहले जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, आपको याद होगा बहुत लोगों ने उसका बहुत विरोध किया था। वो लाला लोगों की दुकानें जो बही खाता लिखते थे वो वहीं रह गए, और जिन्होंने अपने बिजनेस को कंप्यूटराइज कर दिया वो बहुत राइज कर गए। सो ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ द पर्सनैलिटी। दूसरा, कॉन्साइंटियसनेस। अब कॉन्साइंटियसनेस क्या है? कि इट इंडिकेट्स ए पर्सन्स डिग्री ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, एक व्यक्ति में डिसिप्लिन, वो सेल्फ डिसिप्लिन कितना है, अपनी लाइफ में कितना ऑर्गेनाइज्ड है और कितना रिस्पॉन्सिबल है। जो ज्यादा कॉन्साइंटियस इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं, लोग उन पे डिपेंड करते हैं, वो मेहनती होते हैं और वो हायर गोल्स को अचीव करते हैं। इसमें कंसाइंटियसनेस में जो हाई स्कोर करने वाले लोग हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो अपने गोल पर फोकस होते हैं, आप उन पे डिपेंड कर सकते हो, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो हमेशा अपने प्रॉमिस को रखते हैं और इसलिए सोसाइटी में उनका रिस्पेक्ट होता है। और जो लो स्कोर वाले लोग हैं वो इम्पल्सिव होते हैं, बहुत जल्दी एक छोटी सी ट्रिगर पे भी अपने डिसीजन को चेंज कर लेंगे। उनकी लाइफ में डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती और वो प्लान्ड भी नहीं होती उनकी लाइफ, और वो जो प्रॉमिस करते हैं, जो कमिटमेंट होते हैं उनके, उसको भी ऑनर नहीं करते। So conscientiousness is the second quality of five big factors of personality. And third factor is extraversion. मैं बहुत
स्पीड से चल रही हूँ बिकॉज एक दिन में एक पूरा यूनिट खत्म करना है। और आप लोगों को मालूम, आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगी कि जो बुक के पीछे क्वेश्चंस हैं आप उन क्वेश्चंस पे डिपेंड कर सकते हैं बिकॉज सिलेबस लंबा है। तो जो एक्सरसाइज में पीछे 5-6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैं उनको एड्रेस कर रही हूँ 100%। आई विल एड्रेस एंड कंप्लीट द कोर्स। तो आप उनको फॉलो कर लेंगे तो यू विल गो थ्रू इजीली। एक्सट्रोवर्जन का मतलब है कि इट pertains to a person's level of sociability, energy and assertiveness। कि एक व्यक्ति समाज में कितना सोशल है, उसका एनर्जी लेवल क्या है और वो अपने गोल के प्रति कितना असर्टिव है उसे अचीव करने के लिए। जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो दूसरे लोगों से बात कर लेते हैं, वो पहल कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं और वो लोगों से बातचीत करना, उनसे इंटरेक्ट करना एंजॉय करते हैं। तो एक्सट्रोवर्जन की स्केल पे जो कम स्कोर वाले लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो चुपचाप रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं और उन्हें जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो उन्हें बहुत जोर पड़ता है ग्रुप ऑफ पीपल से बात करने। तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, तो एक्सट्रोवर्जन भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है आपकी पर्सनालिटी का। चौथा फैक्टर है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस से मतलब है कि हम कहाँ तक एग्री करते हैं दूसरों की चीजों के साथ। इट डिस्क्राइब्स अ पर्सन्स डिग्री ऑफ फ्रेंडलीनेस, कोऑपरेटिवनेस एंड एम्पैथी। देखिए हम कहाँ तक फ्रेंडली हैं। फ्रेंडली का मतलब मीन्स दूसरों को एडजस्ट करना। आप किसी के व्यू पॉइंट को एडजस्ट किए बिना उसके फ्रेंड नहीं हो सकते। आपका कोऑपरेटिव एटीट्यूड हो और दूसरों की सिचुएशन के प्रति आपकी एम्पैथी हो। बैठी हुई सभी आत्माओं का आपस में बहुत प्यारा, बहुत बहुत प्यार और रिगार्ड का रिश्ता है। हम सभी विजुअलाइज करिए, हम सभी परम धाम में हैं, बाबा के पास हैं। सब आत्माएं एक समान, सबका एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान और बहुत रिगार्ड का रिश्ता है। लेकिन हर आत्मा के मन में 84 बर्थ्स का रिकॉर्डिंग है। किसी में 84 का, किसी में 60 का, किसी में 50 का, किसी में 10 बर्थ्स का, अकॉर्डिंग टू उसका जो ड्रामा में रोल है। अब अपने रोल के अकॉर्डिंग हम एक ही घर से आए हैं, हमारा बहुत रिगार्ड और प्यार है। लेकिन अब बिकॉज ऑफ द रोल, एक सीनियर है, एक जूनियर है, वो एक दूसरे को कुछ कह रहे हैं। वो उसका एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है। इस ड्रामा में जैसे हर पिक्चर की पहले स्टोरी लिखी जाती है फिर वो पिक्चर बनती है, सिमिलरली इस ड्रामा में हम में से हर एक का जो रोल है वो स्क्रिप्टेड है। जैसे कि हम बाबा की गोद में बैठे एक स्टोरी बुक पढ़ रहे थे और स्टोरी बुक पढ़ते पढ़ते कोई स्टोरी बहुत अच्छी लगी, बाबा हम भी ये पार्ट प्ले करेंगे। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे जाओ, लेकिन अपने घर को और बाप को मत भूलना। लेकिन यहाँ आकर हम भूल जाते हैं कि हमारे मन के अंदर हमारे 84 वर्ड्स का रिकॉर्डेड पार्ट है, स्क्रिप्टेड पार्ट है। तो क्या आप स्क्रिप्ट से झगड़ा कर सकते हो? क्या स्क्रिप्ट से इरिटेट हो सकते हो?
वी नो एक्चुअली हम दोनों के बीच बहुत प्यार है, लेकिन बिकॉज आपकी स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा बोलना लिखा था तो आपने बोल दिया, तो क्या हमें इरिटेट होना चाहिए? नो। तो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी कब आती है? जब हम स्पिरिचुअलिटी को एक सही मीनिंग में समझते हैं। तो इस न्यूरोटिसिज्म में जो हाई स्कोरर्स होते हैं, उनमें जिसका हाई स्कोर है, देखो बाकी सब में हाई स्कोर वाले बेटर थे, यहाँ जिसका हाई स्कोर है इमोशनल लेवल पे, उनके मूड स्विंग्स होंगे, कभी बहुत खुश कभी बहुत नाराज। वो उनका इमोशनल रिएक्शन बड़े स्ट्रांग होंगे, छोटी सी बात होगी बहुत जोर से फ्लेयर अप करेंगे, अच्छा मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं है, मुझे क्या समझते हैं। उनमें एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी और उनमें स्ट्रेस ज्यादा होगा, उदासी ज्यादा होगी, और उन्हें एडवर्स सर्कमस्टांसेस को मीट आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि हम स्पिरिचुअलिटी को सही पर्सपेक्टिव में समझ के उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो हमारी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। और वंस इमोशनल स्टेबिलिटी आप अचीव कर लेते हो, तो आप बहुत सारी मेंटल, साइकोलॉजिकल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। और जिन लोगों का लो स्कोर था इमोशनली स्टेबल पे, वो ज्यादा टॉलरेंट थे, रेजिलिएंट थे, और वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी काम थे, और वो अपने रिलेशंस को ज्यादा अच्छी तरह से निभा लेते थे। तो ये हमने देखा कि जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 फैक्टर्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, जो 5 फैक्टर्स है, बिग पर्सनैलिटी फैक्टर्स, आप इनको अंडरलाइन करिएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को ये सॉल्व करेंगे और इस पे 100% क्वेश्चन आपको आएगा। देखिए, अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल्स ऑफ पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चरल मॉडल्स हैं वो काफी सारे हैं, लेकिन उसमें 3 मॉडल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वही द बिग 5 मॉडल जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, जिसमें आता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्साइंटियसनेस, एग्रीएबलनेस, एक्सट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म। और दूसरा है हेक्सेको मॉडल। द हेक्सेको मॉडल, इस मॉडल में 5 फैक्टर्स तो वही हैं जो पहले थे 5 फैक्टर्स, और छठा फैक्टर है ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। जी, दीदी, अभी जो आपने सारी चीजें बताई ना, वो आत्माओं में एंजाइटी होगी, थोड़ा इमोशनली होंगे, वो कौन सी आत्माएं, उनको क्या बोलते हैं? टाइप ए पर्सनैलिटी। फिर से एक बार बोलेंगे? वैसे ऐसा कुछ नाम नहीं है उनका, ये मैंने Okay. आपको जो बताया, न्यूरोटिसिज्म, इमोशनली अनस्टेबल, ऐसे Okay. इसको एक नाम देते हैं टाइप जी। ए पर्सनैलिटी, ए फॉर Okay, type एप्पल। A personality. Okay, ओके thank you, thank you. ओके। तो ये जो दूसरा मॉडल है हेक्सेको मॉडल, इस हेक्सेको मॉडल में 5 फैक्टर्स तो वही हैं तो पहले थे, लाइक ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्साइंटियसनेस, एग्रीएबलनेस, एक्सट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म। और जो छठा फैक्टर हेक्सेको ने ऐड किया है वो है ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी। अर्थात हमारी पर्सनैलिटी में 2 फैक्टर्स, एच फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए उसे हेक्सेको मॉडल कहा जाता है। एक तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी टुवर्ड्स अवर सेल्फ, ऑनेस्टी टुवर्ड्स अदर, इन अवर थॉट्स, एक्शंस एंड अवर बिहेवियर। हमने जो कहा, वी शुड स्टैंड बाय विद अवर कमिटमेंट्स, हमारी ऑनेस्टी अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी हो, और दूसरा ह्यूमिलिटी हो। देखिए, आपके पास जो भी नॉलेज है वो
ईश्वर की देन है, और आप समाज में कहाँ भी स्टैंड करते हैं, यू आर ए प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। आप अकेले पैदा नहीं हो सकते थे अगर पूरा समाज आपको कॉपरेट नहीं करता। अगर पेरेंट्स कॉपरेट नहीं करते तो वो बच्चा जो पैदा होता है वो 2 साल तक तो हमारे यहाँ अपने आप चल भी नहीं पाता है। तो हम जो भी है आज, हमारा नॉलेज का लेवल जो हो, मटेरियल लेवल पे भी आप कितने भी धनवान हो, आप नॉलेजफुल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, जो भी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सटर्नल और इंटरनल आप माने, दे आर गिवन बाय यू, ईदर बाय द पेरेंट्स, बाय द सोसाइटी एंड बाय द गॉड। So you must be humble and thankful to all the three, to your parents, to the society, and to the universe, to the Godfather also. और अगर हमारे में बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन एक तो हम अपने रिलेशंस में ऑनेस्ट नहीं है, नंबर 2 हम हम्बल नहीं है, तो हम लाइफ में कभी राइज नहीं कर सकते। सबको मालूम है कि रावण के पास ये सारी चीजें थी, क्या नहीं थी? ह्यूमिलिटी नहीं थी, and it led to his downfall. So it is a very, very important factor of the personality. और एक और जो मॉडल है, जो लास्ट का मॉडल है, वो है 16PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर। ये एक क्वेश्चनियर है जहां पर्सनालिटी के 16 फैक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है। तो 16PF एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी असेसमेंट टूल है जिसमें पर्सनालिटी के फैक्टर्स को लिया गया है, जैसे वार्मथ, अर्थात हमारे रिलेशंस में गर्म जोशी हो, हम किसी से मिले ऐसा नहीं को मजबूरी में मिल रहे हैं, एक गर्म जोशी हो, वार्मथ हो रिलेशंस में, हम जो भी बोल रहे हैं उसमें कोई रीजनिंग हो, लॉजिक हो, ऐसा नहीं आप किसी को जाके जोकिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, बस ऐसे ही मेरा मन किया इसको छेड़ने के लिए। आप इमोशनली स्टेबल हो, अगर आप दूसरों से मजाक करते हैं, जब दूसरे आपसे मजाक करें तो आप उसे भी टॉलरेट करें, और ऐसा ना हो कि आप एकदम फ्लेयर अप हो जाए। और देखिए इसको हम कहते हैं EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, कि हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल हो और दूसरे के अंदर मेरे बिहेवियर से किस तरह के इमोशंस डेवलप हो रहे हैं मुझे उसका भी मालूम हो। ऐसा ना हो कि मेरी 10 साल पुरानी दोस्ती है और मैंने इतने जोर से किसी चीज के बारे में रिएक्ट किया कि वो मेरी फ्रेंडशिप ही खत्म हो जाए। तो मस्ट बी इमोशनली इंटेलिजेंट ऑल्सो। जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके बिहेवियर में इमोशनल स्टेबिलिटी होती है और उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, और लाइवलीनेस हो हमारे बिहेवियर में, और लाइवलीनेस हो, और हम लोग कॉन्शियस हो कि समाज के जो सोशली अप्रूव्ड नॉर्म्स हैं हम उनके अकॉर्डिंग काम करें। हमारे अंदर एक सोशल बोल्डनेस भी हो, मीन्स अगर मैंने कुछ किया है तो आई एम रेडी टू फेस इट। ऐसा नहीं जब गलती हो गया तो मैंने डाल दिया, मुझे तो पता नहीं इसने गलती किया होगा, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। यू मस्ट बी बोल्ड एनफ टू एक्सेप्ट व्हाट यू हैव डन, और आप सेंसिटिव हो किसके प्रति, टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ अदर्स, दूसरों की आवश्यकताएं क्या है, दूसरों की फीलिंग्स क्या है, आप उन्हें हर्ट नहीं करें। आप विजिलेंट हो टुवर्ड्स आपके चारों तरफ जो हो रहा है आपको उसका भी मालूम हो। ऐसे नहीं अपने घर में बैठे हैं, बाहर कर्फ्यू लगने जा रहा है, हमें पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। और आपकी एब्स्ट्रैक्टेडनेस हो, एब्स्ट्रैक्टेडनेस मीन्स कि एक तो है, आप इसे सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं, कि हमारे अंदर देखिए एक जो इन्नेट सिक्स्थ सेंस है वो हमारे अंदर हो कि हमें चीजों को स्मेल कर ले, होने से पहले हमें उनका आभास हो जाए। तो जितना हम इंट्रोवर्ट होंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आने वाली चीजों के बारे में आपको हल्का सा अंदाजा परिस्थितियों का भी पहले से लग जाएगा, और आपके अंदर वो सिक्स सेंस डेवलप हो जाएगी। और ये जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं इसको हम समाज की वेरियस सिचुएशंस में यूज करते हैं।
जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में, लोगों को सेलेक्ट करने में, कैरियर काउंसलिंग में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, ये पर्सनैलिटी साइकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा ये फर्स्ट यूनिट थी, नेचर डायमेंशन एंड मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको मैंने टच करने का कोशिश किया है। और अभी डे आफ्टर टुमारो हम इसका सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Thank you. Thank you very much. Okay. Are you comfortable with the language and Yes, delivery? ma'am. It's so, Yes, we ma'am. are comfortable. Very ये comprehensive. आप इसका कुछ वो पीपीटी या पीडीएफ वगैरह आप भिजवाएंगे क्या हमको, नोट्स या कुछ भी? मैं जो इनके शेयर कर दूं। हाँ जी, अभी आज फर्स्ट था, कुछ चीजें थोड़ी डिस्टर्ब की। आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर डे आफ्टर टुमारो, और सर्टेनली मैं पीपीटी शेयर करूंगी, वो आपसे सभी के साथ शेयर करूंगी। ओके ओके, ओके, Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू। ओम वेलकम। शांति। Om ये Shanti. ओम शांति दीदी। दीदी ये 201 आपने पूरी बुक कवर कर ली है? Unit one. फर्स्ट फर्स्ट यूनिट यूनिट फर्स्ट यूनिट। देयर आर 5 यूनिट्स हैं, हम 5 दिन में 5 यूनिट्स कवर करेंगे। अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक है, आज हमने फर्स्ट डे में 1 यूनिट किया है, तो 1 यूनिट पर डे करके वी विल कंप्लीट इट इन 5 days। ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank Thank- you. ओके, थैंक यू दीदी। वेलकम, यू आर वेलकम एंड थैंक यू बाबा। थैंक्स बाबा।